गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जीवन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। उसमें फर्स्ट लाइफ प्रोसेस बताई थी मैंने पोषण। पोषण क्या है, ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था कि पोषण हमारा दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि जो स्वपोषण है उसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे, ठीक है। जैसे समस्त हरे पादप। अब समस्त हरे पादप क्या करते हैं? उन्होंने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की, ठीक है, और जलमंडल से उन्होंने जल ग्रहण किया, ठीक है, और दोनों को यानी कि ये उनके रॉ मटेरियल हो गए। इस रॉ मटेरियल को यूज करके उन्होंने ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, ठीक है। अब ग्लूकोज का निर्माण किस कंडीशन में करेंगे? जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि इन्होंने 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए और 12 मॉलिक्यूल्स जल के ग्रहण किए, ठीक है, प्लस सनलाइट। यानी जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने के लिए सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, और सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं वो क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, यानी ग्लूकोज का निर्माण भी हो गया। और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हमारे ऑक्सीजन के निकले, तो 6 मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में 6CO2 ये वायुमंडल में निष्कासित कर दिए जाएंगे, जिसे श्वसन के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गई स्वपोषण की क्रिया। स्वपोषण में जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विषम पोषण क्या है। विषम पोषण में जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी अन्य जंतुओं पर या फिर वनस्पतियों पर। विषम पोषण हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण में जो जीव हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्राणी संपोषण में जीव अपने संपूर्ण भोज्य पदार्थों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और संपूर्ण भोज्य पदार्थों का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि वो जो भी कुछ भोजन करते हैं उसका पूर्णतः पाचन करते हैं, पूर्णतः पाचन करते हैं, ठीक है। और पाचन करने के बाद उसका अवशोषण कर लेते हैं। पाचन करने के बाद उन्होंने अवशोषण कर लिया। अब यहाँ पर संपूर्ण भोज्य पदार्थ का मतलब ये नहीं कि जैसे किसी जीव ने सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जैसे संपूर्ण का मतलब आप समझ रहे हो पूरा, यानी कि हम लोग जैसे सपोज नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है, मुर्गा है तो उसका मतलब ये नहीं हमें पूरा ही खाना है, वो उससे तात्पर्य नहीं है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का। संपूर्ण भोज्य पदार्थ का मतलब ये कि हमने जो भी कुछ खाया है उसका पूर्णतः पाचन कर लेना संपूर्ण भोज्य पदार्थ कहलाता है, ठीक है। पाचन के बाद अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होने के बाद जो भी कुछ पोषक तत्वों का निर्माण हुआ है वो पोषक तत्व वहन, या फिर हम जिसे बोलते हैं परिसंचरण, परिसंचरण के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। परिसंचरण क्या है? तो हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। आपने देखा होगा रुधिर हमारे शरीर में पूरे में सभी ओर बहता है, ठीक है। तो उसका कार्य ही ये होता है कि जो अवशोषण करने के बाद जिस भोजन का निर्माण हुआ है, सॉरी भोज्य पदार्थों का, यानी कि पोषक तत्वों का निर्माण हुआ है, उन पोषक तत्वों को प्रत्येक भाग में पहुंचाना, ये वहन का या फिर रक्त का कार्य है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने ले लिया मनुष्य। अब विषम पोषण का सेकंड पार्ट है हमारा मृत पोषण। तो मृत पोषण क्या है? ऐसे जीव जो मृत जीवों के शरीर से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, या फिर मृत जीवों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं मृत पोषण। मृत पोषण में क्या हुआ? आपने देखा होगा कि कुछ अपने घरों के आसपास लकड़ी के टुकड़े, ठीक है, या सपोज लकड़ी का टुकड़ा है इस प्रकार से, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं निकल आती है। लकड़ी का टुकड़ा जब धीरे धीरे सड़ने लगता है तो उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं निकल आती है, देखी होगी आपने। तो
तो इस प्रकार की जो आपको पौधे टाइप के दिखते हैं, ठीक है, तो ये आपकी कवक कहलाते हैं, ठीक है। ये मृतकोषी होते हैं। मृतकोषी अर्थात मरे हुए शरीर से अपने भोजन का अपशोषण करते हैं। इनमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये सीधे मृत शरीर से जो उनके भोज्य पदार्थ उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उनका अपशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी वे जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर या फिर बाहर रहकर हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हो, परजीवी कहलाते हैं। जैसे शरीर के बाहर की बात की जाए तो सर में जुए होना, ठीक है, ये परजीवी है। इसके अदरवाइज शरीर के अंदर की बात की जाए तो फीताकृमि, शरीर के अंदर की बात की जाए तो फीताकृमि, एस्केरिस, ठीक है। फीताकृमि और एस्केरिस एक परजीवी है जो हमारे शरीर में रहकर या फिर अन्य जंतुओं के शरीर में रहकर उनसे भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने पौधों की बात की है तो यहाँ पर अमरबेला आपने सुनी होगी, जो पौधों के ऊपर रहकर उन्हीं से अपने भोजन का अपशोषण कर लेती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं परजीवी। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि तो कई प्रकार के जीव होते हैं, सभी जीवों का भोजन ग्रहण करने का माध्यम कुछ अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, तो उसे हम देख लें। यानी प्रत्येक जीव एक अलग माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग पहले भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, मुंह में लेने के बाद उसे चबाते हैं, ठीक है, चबाने के बाद उसका पाचन करते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव में इस प्रकार की प्रोसेस नहीं होती है। जैसे बात की जाए अमीबा की, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना अब अमीबा एक कोष की जीव है, तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो जीवित प्राणी उसे भोजन की आवश्यकता ना पड़े, भोजन की आवश्यकता उसे भी पड़ती है, उसे भोजन करना भी है। तो उसके लिए क्या करता है? तो अमीबा एक कोष की प्राणी है, इसलिए उसकी कोई एक निश्चित संरचना नहीं होती। सपोज एक अमीबा है और प्रत्येक अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है और उसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ होता है। ये हो गया आपका अमीबा। अब अमीबा क्या करता है? जैसे उसके संपर्क में भोजन आता है, अमीबा के संपर्क में जैसे ही कोई भोजन आया तो अपने अंदर कूटपाद का निर्माण कर लेता है। अमीबा ने अपने अंदर कूटपाद का निर्माण कर लिया, तो ये हो गया आपके कूटपाद। या फिर पादाव, कूटपाद या फिर पादाव, तो इन्हें हम बोलते हैं पैर। अब इनका कार्य क्या होता है कि अगर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तब भी वो इसी का प्रयोग करता है, और इसे भोजन को पकड़ना है जब भी वो इसी का कार्य करता है। सपोज अब कोई भोजन इसके संपर्क में आ गया तो ये कूटपाद के माध्यम से आगे की ओर गति करेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा? भोजन इसके यहां संपर्क में आ गया, ठीक है, भोजन जब इसके शरीर के बिल्कुल संपर्क में आ गया इस प्रकार से भोजन धीरे धीरे इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रियाविधि, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? यानी कि अमीबा एक कोष की जीव है, इसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो भोजन ग्रहण करेगा कैसे? तो ये अपने अंदर कूटपाद का निर्माण करता है और कूटपाद के माध्यम से भोजन को अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो अमीबा की प्रोसेस होगी, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको। अब इसके बाद जैसे दिखाया जाए कॉकरोच, तो कॉकरोच क्या करता है? अपने अंगों के माध्यम से, यानी उसके मुख के पास कुछ अंग होते हैं, उनके माध्यम से
वो भोजन को धीरे धीरे कुतरता है और उसका अंतर्ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अन्य जीवों की बात किया, जैसे जोंक, तो जोंक भोजन को अंतर्ग्रहण कैसे करती है? वो भोजन को चूस कर खाती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का भोजन ग्रहण करने का माध्यम एक अलग अलग प्रकार का होता है जो कि उसके लिए सुटेबल रहता है हमेशा। अब भोजन ग्रहण करने के बाद मनुष्यों में बात किया, मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो भोजन को पहले अपने मुंह में डालता है, चबाता है, उसका अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण के बाद प्रत्येक पोषक तत्व उसकी कोशिकाएं पहुंचते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब इस प्रोसेस को देखने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पाचन। पाचन है क्या? तो यहाँ पर हम मनुष्य के अंदर पाचन देखेंगे। मनुष्य में पाचन, ठीक है, तो पाचन हम कहते कैसे हैं? पाचन का सीधा तात्पर्य है जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझ लें। जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज आप एग्जांपल में देखिए, जटिल कार्बनिक अणु, भोजन का सबसे मुख्य रूप क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज। तो हमारा जटिल कार्बनिक अणु है यहाँ पर ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ये हमने ग्लूकोज भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब श्वसन के माध्यम से हमने सपोज 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ग्रहण कर लिए। ठीक है, पाचन की क्रिया आरंभ हो गई। तो अब ग्लूकोज की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन हो जाएगी, ग्लूकोज का पाचन होगा। तो ये ग्लूकोज हमारा यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि एक जटिल कार्बनिक अणु है, जटिल कार्बनिक अणु, यानी ग्लूकोज जो है वो हमारा एक जटिल कार्बनिक अणु है। अब ये जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में परिवर्तन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6CO2 प्लस 12H2O, सॉरी 12H2O नहीं होगा, यहाँ पर 6H2O होगा, 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब ये ग्लूकोज यानी एक जटिल कार्बनिक अणु दो सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित हो गया। यानी एक जटिल कार्बनिक अणु एक सरल कार्बनिक अणु में परिवर्तित हो गया। जब कोई चीज विखंडित हो जाए, टूट जाए, तो नॉर्मल सी बात है वो सरल अणुओं में विभाजित हो चुकी होगी। अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी वायुमंडल में श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। अब बचा जल, जल को हम प्रयोग करेंगे और उससे जल के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट क्या हुई? तो हमारे पास इसकी प्रॉफिट रही 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें प्रॉफिट होगी, जो हमारी 38 एटीपी के बराबर होगी, 38 एटीपी के बराबर। अब एटीपी ऊर्जा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एटीपी ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी ऊर्जा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ आपको पाचन समझ में आ गया होगा। पाचन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। ठीक है, अब यह परिवर्तन प्रोसेस में कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम एक बार देख लें। तंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, आप 9th लेवल इस चीज को पढ़ चुके हैं। जहां तंत्र शब्द आ जाए तो तंत्र का तात्पर्य रहता है कि एक साथ किसी एक विशिष्ट कार्य को बहुत सारे अणु मिलकर संपन्न कर रहे हो, वहां पर तंत्र होगा वो। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इस प्रकार के तंत्र, यानी यहाँ पर एक से अधिक अंग एक ही कार्य को संपन्न करते हैं। पाचन क्या होगा मनुष्य पाचन में? थोड़ा डायग्राम बना दें। यानी किसी भी मनुष्य में जब पाचन का आरंभ होता है तो पाचन का आरंभ होता है आपके
उससे ही भोजन की पाचन का आरंभ हो जाता है। डेफिनेशन आपको अच्छे से कंफर्म हुई होगी, पाचन की डेफिनेशन क्या है, और डाइजेशन भी आप पिछली क्लासों में ओरली थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। अब मनुष्य में पाचन का सबसे पहले आरंभ होता है मुख के द्वारा। तो यहाँ पर होती है हमारी माउथ कैविटी, यानी कि मुख गुहा, और मुख गुहा के माध्यम से एक फूड पाइप निकला रहता है। मुख गुहा के माध्यम से एक फूड पाइप निकला रहता है, और ये फूड पाइप आपका खुलता है जाके आमाशय में। मुख गुहा के माध्यम से फूड पाइप निकला रहता है, ये फूड पाइप आपका खुलता है आमाशय में, ठीक है। अब इधर सुनिए, ये वाला एरिया हो गया आपका मुख गुहा, और ये वाला एरिया हो गया आपका ग्रसनी, या फिर इसे भोजन नली भी कहते हैं। भोजन नली, ठीक है। ये हो गया हमारा आमाशय। एक मिनट वेट करेगा आपको। ये हमारा आमाशय हो गया, और ये आमाशय खुलता है आपका जाकर पक्वाशय में, ठीक है। पक्वाशय मीन्स ग्रहणी, पक्वाशय मीन्स होता है ग्रहणी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक सी आकार की संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रहणी। इस ग्रहणी से आपके दो उपांग और जुड़े रहते हैं। तो पहला है आपका अग्न्याशय, और एक टोपीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे हम बोलते हैं यकृत। एक टोपीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे हम यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसे नामांकित बाद में करेंगे, पहले इसे एक बार और कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया आपका अग्न्याशय, ठीक है। उसे हम बोलेंगे यकृत, और यकृत के अंदर एक इमली के समान संरचना और होती है जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। यहाँ पर एक इमली के समान संरचना होगी जिसे हम बोलेंगे पित्ताशय, ठीक है। अब जो आपकी ग्रहणी है ये आगे परिवर्तित होकर छोटी आंत्र में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो बता रहे हैं ये आपकी बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र हमेशा कुंडलित रहती है। कुंडलित का मतलब हो गया एक रस्सी के समान ऐंठी हुई संरचना। बड़ी आंत्र तात्पर्य ये होता है रस्सी के समान ऐंठी हुई संरचना, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपने देखा होगा छोटी आंत्र आपको देखने में बड़ी लगती है और बड़ी आंत्र देखने में छोटी लगती है। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि बड़ी आंत्र को हम छोटी आंत्र, छोटी आंत्र को बड़ी आंत्र, ऐसा क्यों बोलते हैं? यहाँ तात्पर्य उनकी लंबाई से नहीं, यहाँ तात्पर्य उनके व्यास से होता है। बड़ी आंत्र का व्यास सदैव ज्यादा होता है इसलिए उसे हम बड़ी आंत्र बोलते हैं, और छोटी आंत्र का व्यास होता है कम इसलिए उसे हम छोटी आंत्र बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रस्सी के समान ऐंठी हुई संरचना होगी, ठीक। अब इसी के अंदर
कुंडली यानी कुंडलित रूप में हमारी छोटी आंत एकत्रित रहती है। कुंडलित रूप में छोटी आंत हमारी इसी के अंदर एकत्रित रहेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बड़ी आंत और अंदर वाला भाग हो गया हमारा छोटी आंत। इस वाले भाग को हम बोलेंगे गुदाद्वार और इस वाले भाग को हम बोलेंगे परिशेषिका। अब इसे एक बार क्रम से समझ लें पूरे को, ठीक है। इसे एक बार हम लोग फिर से क्रम से समझ लें। हम लोगों ने सपोज भोजन ग्रहण किया। भोजन के सबसे मुख्यतः 3 रूप होते हैं। भोजन का पहला रूप होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। रिकॉर्ड कर रहे हैं। भोजन का मुख्य रूप है हमारा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सेकंड रूप है हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट थर्ड है हमारा वसा, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है हमारे मुख गुहा के अंदर संपन्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा और प्रोटीन अमीनो अम्ल में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगी और वसा परिवर्तित हो जाएगी जाके ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में, ठीक है। अब हमने सपोज कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में ग्रहण किया। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कि जितने भी अनाज हैं उन सभी के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। सपोज हमने रोटी का टुकड़ा चबाया और मुख में उपस्थित होती है हमारी लाल ग्रंथियां, ठीक है। और लाल ग्रंथियों से लाल रस निकला, उस रोटी के टुकड़े में मिल गया, तो वहीं पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये भोजन इस नली से फूड पाइप के माध्यम से आ गया हमारे आमाशय में। अब मुख गुहा से आमाशय तक भोजन आने की प्रक्रिया को बोलते हैं कृमाकुंचन विधि। कृमाकुंचन विधि के माध्यम से भोजन मुख गुहा से आमाशय में पहुंच जाता है और आमाशय के अंदर उपस्थित होती है हमारी जठर ग्रंथियां। अंदर कुछ जिस तरीके से आपने देखा होगा टॉवर में कुछ लुए टाइप के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आमाशय के अंदर भी कुछ लुए टाइप के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां, जिससे जठर रस स्रावित होता है, ठीक है। और इसका माध्यम होता है यानी इसका जो pH मान होगा वो होगा 6.5। देखिए यहाँ से हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण भी उपस्थित होता है। अब इस क्यूटिकल के आवरण से लाभ क्या है? जैसे मनुष्य भोजन के रूप में मांस भी ग्रहण करता है, मनुष्य भोजन के रूप में मांस भी ग्रहण करेगा। अब मांस एक शरीर का टुकड़ा है और ये भी एक शरीर का टुकड़ा ही है और इसके अंदर मांस का पाचन हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल होता है क्यूटिकल लेयर से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक क्यूटिकल लेयर होती है जो इस अम्ल को प्रभावी होने से रोक देती है, जिससे आमाशय भी हमारा पचने से बच जाता है। अब ये क्यूटिकल लेयर होती क्या है? जैसे आपने कुछ फलों के या कुछ सब्जियों के बीज देखे होंगे, इनके ऊपर एक चिपचिपा लसीला पदार्थ होता है, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। जैसे टमाटर के बीज, अगर सपोज हम टमाटर के बीजों को निगल लें तो एक नॉर्मल और कॉमन सी बात होगी, हम उसका पाचन नहीं कर सकते। शौच क्रिया के समय उन्हें सावधान वैसा ही निकालेंगे, ठीक है, ये कन्फर्म है क्योंकि उनके ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। अब इसके बाद यहाँ से भोजन पचने के बाद यानी कि पूर्णतः नहीं पचा है, अधपचा भोजन आपका आ जाता है ग्रसनी में, सॉरी ग्रहणी में, जिसे हमने नामांकित नहीं किया तो करते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रहणी, ग्रहणी या फिर पकवास है, ग्रहणी या फिर पकवास में आ गया। और यहाँ पर क्या आता है? इस भोजन में अग्न्याशय से रस स्रावित होता है
अग्न्याशय रस स्रावित हुआ, ये भी जाके भोजन में मिल गया। और पित्ताशय से पित्ताशय रस स्रावित हुआ, ये भी जाके उसी भोजन में मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ से भोजन अंशित होता है हमारा छोटी आंत में। अब छोटी आंत से मिनिमम कम से कम 5 प्रकार के एंजाइम और स्रावित होते हैं, जहाँ पर भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। यानी छोटी आंत में लिखते हैं पूर्णतः पाचन, यानी छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पचा हुआ भोजन बिल्कुल एक लिक्विड माध्यम में होता है, बिल्कुल एक तरल माध्यम में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भोजन आ गया हमारा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है कि जो भी कुछ हमने भोजन किया है, तो इस भोजन को या फिर इस भोजन से जल का अवशोषण करना एवं पोषक तत्वों को भी अब्सॉर्ब करना। तो बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत के माध्यम से जो हमारा बचा हुआ भोजन है, उससे हमने जल का अवशोषण कर लिया और जो भी कुछ पोषक तत्वों का निर्माण हुआ, उन सभी पोषक तत्वों को भी हमने वहां से ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को हम गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए गुदा द्वार को हम मल द्वार भी कहते हैं। गुदा द्वार को हम मल द्वार भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम परिक्षेपण कर देते हैं मल का। अब लास्ट में आता है आपका परिशेषिका। परिशेषिका किसे कहते हैं? परिशेषिका हम बोलते हैं वर्निकुलस अपेंडिक्स। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग अपेंडिक्स को ऑपरेशन होते हैं। अपेंडिक्स है क्या? तो अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक वह भाग है, परिशेषिका हमारे शरीर का वह भाग है जो हमारे शरीर में उपस्थित है लेकिन क्रियाशील नहीं है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, जो परिशेषिका है वो हमारा अवशेषी अंग है। जब मनुष्य पूर्णतः मांसभक्षी था तो उस मांस को पचाने के लिए यहाँ से विशिष्ट प्रकार का एंजाइम स्रावित होता था। लेकिन अब मनुष्य पूर्णतः मांसभक्षी नहीं है और मांस खाता भी तो उसे पकाकर खाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक सभी समझ में आए होंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, और जो भी कुछ यहाँ समझ में ना आए तो उसे आप लोग कमेंट में मुझे बताते रहें।